हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक ऊष्मागतिकी अध्याय नंबर 12 और सब्जेक्ट फिजिक्स का क्लास 11th का जो आज लास्ट भाग रहने वाला है, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और कार्नो इंजन और नीटा यानी दक्षता गुणांक और प्रशीतक का कार्य गुणांक। इनका संबंध आगे हम ज्ञात करेंगे लास्ट में। तो अब पहले हम ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम देखते हैं। इस नियम को दिया था बच्चा दो वैज्ञानिक आए थे, एक था केल्विन प्लांक और एक था क्लासियस। तो केल्विन प्लांक ने क्या कहा कि ऐसा कोई इंजन संभव में नहीं है। क्या, पहले लिख लेते हैं फिर ऊपर बात करते हैं। ऐसा कोई इंजन संभव नहीं है जो दिए गए ऊष्मा के संपूर्ण भाग को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर सकें। तो बच्चा ये नियम क्या कहता है? केल्विन का नियम। मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि जैसा कार्नो इंजन है, इसी प्रकार से बोल रहा है कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो कि क्या कर सकता है कि ऊष्मा, यानी ये कोई लिया मैंने हीट, इस ऊष्मा का पूरे भाग को पूरे कार्य में परिवर्तित कोई नहीं कर सकता। ये किसने कहा था? केल्विन प्लांक ने कहा था। क्यों कहा था? कि ऊष्मागतिकी का जब प्रथम नियम दिया था ना, तो उसके अंतर्गत मैंने बताया था डेल Q इक्वल टू होता है डेल W प्लस डेल U। तो इसका मतलब क्या था? जब किसी भी निकाय को ऊष्मा दी थी, हमने क्या कहा था? जब किसी भी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में तो परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ उसके कार्य में भी परिवर्तन होता है। जैसे एग्जांपल दिया था कुकर से चावल पकाना। जब कुकर के अंदर हम चावल भरेंगे और उसको अपन गैस के स्टैंड पर रखकर नीचे से हीट करेंगे, क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। तो जब चावल उबल जाएंगे तो वो क्या, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा और उबलने के बाद हमारे को एक कुकर सीटी का आवाज देगा। सीटी और नीचे से ऊपर खिसक जाएगी ताकि हमारे को पता चलेगा कि अब चावल उबल चुके हैं या पक चुके हैं। तो उस समय वो कार्य कर लेगा, उसके कार्य में परिवर्तन हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अब ये नियम यहाँ पे लागू नहीं हो रहा। देखो, ऐसा कोई इंजन नहीं है जो दिए गए ऊष्मा, मतलब ये किसी निकाय को अपने ऊष्मा दे दी, उस निकाय को ऊष्मा देने पर उसके संपूर्ण भाग को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर दे, नहीं कर रहा है। उसके साथ में उसकी आंतरिक ऊर्जा में तो भी तो परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? आंतरिक ऊर्जा में। तो ये क्या कह रहा है? केल्विन प्लांक के अनुसार कि ऐसा कोई इंजन संभव नहीं है। जो मैंने ये समीकरण लिखा है, ये समीकरण आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। इसको समझाने के लिए लिखा था। अब देखते हैं क्लासियस का। इसने कहा था बिना बाह्य कार्य किए किसी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की और ऊष्मा का प्रवाह स्वयं नहीं हो सकता। तो जब क्लासियस आया था, उस क्लासियस ने क्या कथन दिया ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अंतर्गत? इसने कहा कि जब किसी भी निकाय को क्या बाह्य कार्य नहीं करा जाए। जैसे ये कोई निकाय पड़ी है, ये वस्तु है, कैसी है? ये ठंडी है। तो ये वस्तु मैंने ठंडी ले ली है, यहाँ पर कोई वस्तु ले ली, जैसे मैंने कोई ले लिया, ये कोई निकाय ले लिया, ये वस्तु ठंडी है, इसको बाह्य कार्य नहीं किया जाए, इसके ऊपर बाह्य कार्य मतलब वातावरण के अंदर इसको ना रखा जाए, तो वस्तु से किसी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह स्वयं नहीं हो सकता। ऊष्मा का प्रवाह स्वयं अब इसमें नहीं हो सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल नहीं है, इसका चित्र ही समझ लो आप। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले ली, ये गर्म वस्तु क्या है, ये है गर्म वस्तु, और यहाँ पर क्या है, ये ले लिया मैंने एक ठंडी वस्तु। मैं इतना ही लिख रहा हूँ, ठंडी और गर्म। तो देखो गर्म वस्तु को अपन बाह्य कार्य नहीं देंगे ना, तो भी एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वो धीरे धीरे
ठंडी हो जाएगी। कितना भी गर्म पानी कर लो आखिर में तो ठंडा होना ही, आप बाहरी कार्य में रखो चाहे नहीं रखो, लेकिन उसको ढक देके रख लोगे तो भी वो आखिर में तो ठंडा हो ही जाएगा, चाहे आप थर्मस के अंदर रख लो। तो ये क्या है, ऐसे तो हो जाएगा, लेकिन अपन क्या करें, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कब, जब बाह्य कार्य नहीं दिया जाए। बाह्य कार्य अगर इसको बाह्य, जैसे बर्फ है, बर्फ को बाह्य कार्य मतलब वातावरण में रख दिया तो धीरे धीरे पिघल कर पानी का रूप ले लेगी और धीरे धीरे वो भाप के रूप में भी, ज्यादा धूप लगने पर वो उड़ भी सकती है बाह्य कार्य के रूप में। तो इसी प्रकार से इसको बिना बाह्य कार्य, क्या कहा है, बिना बाह्य कार्य किसी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह स्वयं नहीं हो सकता। तो ये चित्र आप समझ गए, इसका मतलब ये, इसकी लैंग्वेज आप समझ गए, और इसका मैंने उदाहरण अभी बताया था ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के चित्र से। तो अब चलते हैं अपन कार्नो इंजन के मेन डेरिवेशन पर। अब किस पे जिक्र करेंगे, कार्नो इंजन पर। तो देखते हैं कार्नो इंजन क्या होता है। ये लगा दी हेडिंग कार्नो इंजन, कार्नो इंजन। तो बच्चों इस टॉपिक को आप 100% महत्वपूर्ण लगा देना, वेरी वेरी मोस्ट करके लिख लेना। ये आपके 100% चांस है जो वार्षिक में पूछा जाना 11th के अंदर तय है। इस चैप्टर का ये भाग पूछा जाता है। इसके अलावा एक समतापी प्रक्रम में एक डेरिवेशन है वो पूछा जाता है, और रुद्धोष्म प्रक्रम में वो डेरिवेशन, और एक कृत कार्य। इनको मैनुअल डेरिवेशन को ध्यान में रखना। बाकी तो परिभाषा उत्क्रमणी हो गई, अनुत्क्रमणी हो गई, ऐसी मैंने नोट के अंदर लिखा दी। कभी कभी ये 1 नंबर की परिभाषा भी पूछी जाती है। तो अब कार्नो इंजन के मैन डेरिवेशन पे जिक्र करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, ये कोई है सिलेंडर, क्या है, जैसे गैस का सिलेंडर होता है उसी तरीके से ये क्या है, मैंने क्या ले लिया, एक सिलेंडर। सिलेंडर, ये सिलेंडर तो है, इसके अंदर एक क्या लगा दिया मैंने, ये पिस्टन है। क्या है, पिस्टन है। यहाँ पर ये क्या लगा, पिस्टन। और पिस्टन की दीवार कैसी है, कुचालक है। लेकिन इस सिलेंडर की भी दीवार कैसी है, कुचालक है। ये ध्यान रखना। ये मैंने बीच में क्या लगाया, पिस्टन। इसके अंदर मैंने क्या भरा, अपन गैस सिलेंडर घरों में यूज करते हैं, उसके अंदर क्या भरी हुई थी, गैस। तो इस सिलेंडर के अंदर अपने क्या भरी है, आदर्श गैस। कौन सी गैस, आदर्श गैस। इस सिलेंडर के अंदर अपने भरी है। और जो इसका नीचे का हिस्सा है, सिलेंडर का आधार है, वो चालक है और ये कुचालक है, दीवार है। ये ध्यान में रखिएगा। और यहां पर इसके जस्ट नीचे क्या है, एक ये है पूर्ण कुचालक, पूर्ण कुचालक नीचे लिख देते हैं बड़े अक्षरों से। ये क्या है, पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ये हो गया। और इसके इधर में भी ये क्या है, कुचालक, मतलब इसकी पूरी दीवारें किससे बनी है, कुचालक है, पूरी एकदम प्योर कुचालक। और ये क्या है, इधर है, ये है ऊष्मा स्रोत। क्या है, ऊष्मा स्रोत। और इधर जो लगा है वो क्या है, ये है सिंक। ऊष्मा स्रोत ये भी चालक है और ये चालक है। इसकी दीवारें कुचालक है, इसका आधार चालक है। ये पूर्ण तो कुचालक है, क्या है, कुचालक। ये ना तो ऊष्मा लेगा और नहीं देगा। ऊष्मा स्रोत, इसका ताप है T1, सिंक का ताप है T2। इसका ताप अनंत होता है ऊष्मा स्रोत का, इसका भी अनंत होता है, लेकिन ऊष्मा स्रोत से T2 कम होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखते हैं ये सिलेंडर, इसकी मैंने ये थ्योरी बोल दी है, और इसका पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म भी मैंने बता दिया। अब इसकी मैंने जिक्र करते हैं। सबसे पहले इस सिलेंडर को उठाकर कहां लेके आते हैं, ऊष्मा स्रोत पर लेके आते हैं। कहां पर लेके आते हैं बच्चों, ऊष्मा स्रोत पर। उधर साथ साथ में मैं चित्र भी जिक्र कर रहा हूं ताकि आपको साथ साथ में कार्नो चक्र का चित्र भी समझ आ जाए। कार्नो चक्र, कार्नो चक्र, तो इसका ध्यान में रखिएगा। इस कार्नो इंजन के अंदर ही हेडिंग है छोटी, कार्नो चक्र। तो इस चक्र के अंदर का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस डेरिवेशन के आधार पर अपन आगे जो कार्नो इंजन के अंदर दक्षता ज्ञात करेंगे वो इस डेरिवेशन से आएगी। यहाँ पर क्या है, P है जो दाब है, और V है वो आयतन है। अब ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा चित्र को ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पे बिंदु दे देता हूं।
ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। यहाँ पे इसको ले लिया, क्या आ जाएगा स्मॉल ए, ये क्या है स्मॉल डी, ये क्या है स्मॉल बी और ये क्या है स्मॉल सी। तो ये बिंदु हो गए। अब देखो ए अभी यहां पर पड़ा है, इसके अंदर तापमान कितना है, ताप है T1, दाब है P1 और आयतन है V1, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से उठाकर इसको अपन कहां पर लेके आ रहे हैं, ऊष्मा स्रोत पर ला रहे हैं। पहला स्टेप अपन यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो यहां से उठा के यहाँ पे लेके आ रहे हैं, मतलब कहां लेके जा रहे हैं, ए से बी की ओर। बी की ओर लेके जाएंगे तो यहाँ से ये T1 है वो ताप इसको हीट करेगा, क्या करेगा, हीट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, तापमान नियत रहेगा, क्या रहेगा, तापमान नियत। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको हीट करेगा तो धीरे धीरे पिस्टन ऊपर की ओर खिसकेगा, क्या करेगा, पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकेगा, जिसमें दाब में कमी होगी लेकिन आयतन में वृद्धि होगी, क्योंकि ये ऊष्मा करेगा तो अंदर के पदार्थ होंगे उसके अंदर वृद्धि होगी, आयतन बढ़ जाएगा और ऊपर पिस्टन ऊपर होते ही उसके दाब में कमी हो जाएगी। तो मैं क्या कहूँगा, दाब है वो P1 से घटकर P2 हो गया, लेकिन आयतन है वो V1 से बढ़कर V2 हो गया। मेरी लैंग्वेज भी ध्यान रखिएगा, आगे मैं लिखाऊंगा साथ साथ में। ये चित्र समझ में आ गया और ये समझ में आ गया, उसके बाद यहाँ पे थ्योरी भी साथ में लिखा दूंगा। तो यहां से क्या हो गया, ताप नियत T1 से T1 पढ़ा तो क्या है, समतापी। ताप नियत कहां होता है, समतापी। और यहां पर क्या हो रहा है, आयतन में वृद्धि हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रसार। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं, इसको इसके ऊपर रख लिया, अब यहां से हटाएंगे और वापस कहां लेके आएंगे, पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है ना तो उष्मा लेगा नहीं देगा, तब इसको यहां पर लेके आते हैं, कहां पर, इसी के ऊपर। अब इसके ऊपर लेके आ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका ताप है वो तो चेंज हो जाएगा और ऊष्मा क्या हो जाएगी, नियत। ऊष्मा नियत हो गई तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रुद्धोष्मा संपीड़न। कौन सा हो जाएगा, रुद्धोष्मा प्रसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुद्धोष्मा प्रसार। कैसे होगा, अब ध्यान रखिएगा। ताप है जो यहाँ से इधर घटकर आया तो धीरे धीरे T1 से T2 होता जा रहा है, फिर इसकी ओर चला जाएगा धीरे धीरे। तो ताप है यहाँ से घटकर क्या हो जाएगा, T2, ऊष्मा नियत हो गई। अब इसमें क्या हो गया, इधर से इधर लेके आए तो इसका क्या होगा, आयतन में है, आयतन V2 से V3 हो जाएगा और दाब है वो P2 से P3 हो जाएगा। उसी तरीके से ये P2 है तो यहाँ P3 हो जाएगा और यहाँ V2 है यहाँ V3 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। रुद्धोष्मा प्रसार हो गया। प्रसार मतलब क्या, अभी भी इसको इतनी ऊष्मा मिल चुकी है कि अभी भी इसके ऊपर लाने के बावजूद भी थोड़ा अंदर इसके अंदर हलचलें हो रही है, ताकि उसके अंदर आयतन में वृद्धि हो रही है, अभी भी दाब घट रहा है, लेकिन अब उल्टा होता जाएगा धीरे धीरे। अब देखते हैं इसको कहाँ लेके आते हैं, इस सिलेंडर को वापस अब लेके आते हैं सिंक पर। अब सिंक पर लेके आ गए, लेकिन T2 का तो ऊष्मा है वो इस ऊष्मा स्रोत से T1 से तो कम है, तो कम है तो अब क्या करेंगे, यहां से होगा क्या, ताप नियत रहेगा T2। यहाँ पे भी क्या रहेगा, इस बिंदु पे क्या रहेगा, T2 नियत रहेगा। मैं बोल देता हूं T2 क्यों नियत रहेगा, क्योंकि समतापी है। क्या है, समतापी। अब धीरे धीरे इसकी ऊष्मा कम है तो ये धीरे धीरे पिस्टन नीचे की ओर खिसकेगा, तो दाब में वृद्धि होगी, क्या होगी, दाब में वृद्धि, और आयतन धीरे धीरे घट जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आयतन घटेगा तो यहाँ पर क्या, संपीड़न, मतलब ऊष्मा कम है, T2 की क्या है, ऊष्मा सिंक की कम है, तो धीरे धीरे दाब क्या वापस अपने, ये दाब पिस्टन को धीरे धीरे पहले स्थान लेके आ रहा है। पहले ऊष्मा स्रोत पर लेके तो ये पिस्टन यहाँ चला गया था, तब आयतन में वृद्धि हुई थी। अब क्या है, पिस्टन वहां से वापस धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, इधर की हो रहा है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं आ गया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आयतन में कमी होती आ रही है और दाब में अब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऊपर से दाब प्रेशर कर रहा है पिस्टन को, तो दाब में क्या हो रही है, P4, लेकिन ये वृद्धि हो रही है, ध्यान रखना। और आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, आयतन में कमी। क्या हुआ, समतापी संपीड़न। क्यों, क्योंकि ताप क्या है, नियत है। दोनों तरफ देख लो, ताप क्या है, नियत है। अब क्या करेंगे, D से वापस एक ही हो जाएंगे, मतलब अब इस सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत से हटाकर वापस कहां पे आ जाएंगे, पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म पर। अब इसके अंदर तो ऊष्मा वैसे ही कम थी, तो अब इसके ऊपर आ गया तो धीरे धीरे तो पूरा ठंडा होके वापस पिस्टन पहली स्थिति में आ गया, मतलब यहां से वापस यहां चला गया पहली स्थिति में। यहां से सिलेंडर वापस इसके अंदर पिस्टन है वो धीरे धीरे नीचे आ गया, ना तो ये ऊष्मा देता है और नहीं देता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा नीचे आ गया। इसका मतलब संपीड़न हुआ है, किसका हुआ है, अब ताप चेंज होगा और क्या है, ऊष्मा परिवर्तन। ऊष्मा नियत रही है, क्या नियत रही है बच्चों, ऊष्मा नियत रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुद्धोष्मा संपीड़न। क्या हुआ,
संपीड़न। धीरे धीरे पिस्टन अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया। ये एक प्रकार का एग्जाम्पल हो जाता है चक्रीय प्रक्रम का। तो बच्चों चक्रीय प्रक्रम की मैं एक परिभाषा बता देता हूं कि जब किसी निकाय को अनेक परिवर्तन के साथ गुजरने के बाद वो निकाय पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट जाए तो वो क्या कहलाता है, एक चक्रीय प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, चक्रीय प्रोसेस। मतलब हिंदी में बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। ये देखो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, वापस ए पर आ गया, प्रारंभिक अवस्था में आया, तो ये भी क्या है, कार्नो चक्र है। चक्र है मतलब ये उसका एग्जाम्पल हो सकता है, चक्रीय प्रक्रम का ये उदाहरण हो सकता है। अब इस चित्र को आपने समझ लिया, इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा और इसके बिना वो अधूरा है। अब वो ये समझ में आ गया और ये समझ में आ गया तो आप थ्योरी लिख लोगे। अब मैं देखता हूँ थ्योरी आपके साथ साथ बढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आप देखते रहिएगा। अब ध्यान रखिएगा, अब मैं इस चित्र को मिटा रहा हूँ, वो तो उधर पड़ा है क्योंकि उसके ऊपर ही तो पूरी थ्योरी है, लिखना उसके ऊपर है, इसके ऊपर थोड़ी लिखना है, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए लिखना है, वो ध्यान में रखना। पहला पॉइंट क्या लगा देता हूं, क्या हुआ है, समतापी प्रसार, ए से बी, समतापी प्रसार। क्या हुआ, समतापी प्रसार। कहां से कहां तक, ए से बी तक, ए से बी तक। अब हो गया समतापी प्रसार। अब इसके अंदर क्या करते हैं, पहले तो अपने सिलेंडर के अंदर क्या गैस भरी है ना, वही तो कार्य करेगी, वो कार्य करेगी तभी तो आयतन में कभी वृद्धि होगी कभी कमी होगी, दाब में वृद्धि होगी कभी कमी होगी, कभी ताप नियत रहेगा कभी ताप परिवर्तन होगा। तो अपन देखते हैं अब इसके अंदर का, तो अब लिखते हैं किसी कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस, किसको लिया था, आदर्श गैस का ताप T1 पर रखा जाता है, तो T1 पर रखा जाता है, कहां पर रखा जाता है, T1 पर, तो इसका दाब कितना है, P1 व आयतन कितना है, V1, कहां पर है, ए बिंदु पर V1 है, जो अब क्या लिखना है, जो इसे पीवी वक्र में बिंदु ए पर दर्शाया तो यहां पर क्या लिखा है, जो इसे पीवी वक्र में बिंदु ए पर दर्शाया गया है, क्या होकर गया, ए पर दर्शाया गया। अब क्या लिखेंगे, सिलेंडर को किसको, सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत पर, किस पे रखा जाता है, पहले ऊष्मा स्रोत पर रखा जाता है, तो समतापी क्या हो जाता है, समतापी प्रसार हो जाता है, तो आयतन V1 से बढ़कर V2 व दाब P1 से घटकर P2 हो जाता है। तो अब ध्यान में रखेंगे, तो अब क्या लिखेंगे, इस आदर्श गैस मतलब इस गैस के द्वारा किया गया कार्य, क्या लिखेंगे, अब इसके अंदर कार्य ज्ञात करेंगे, गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W1, इसको अपन Q1 भी लिख सकते हैं, और बराबर क्या होता है, समाकलन कहां से कहां तक, V1 से V2, तो V1 से V2 P dV, क्या P dV कह दो डेल भी कह दो, एक ही बात है। तो अब dV हो गया,
अब इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे जो हमने समतापी प्रसार कराया है, समतापी प्रक्रम के अंतर्गत अपने डेरिवेशन कराया है। उस डेरिवेशन के अंतर्गत आप देख सकते हो, तो उस डेरिवेशन के अंतर्गत आपने को मैंने बताया था कि इसका डेरिवेशन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके अंतर्गत जो आया था आर टी लॉग v2/v1 ये आया था। अब यहाँ पर क्या था, आर ताप कितना है, यहां से यहां तक क्या है, ताप T1 है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी तो वो का वो ये समीकरण कितना है, 1 दे दीजिएगा। तो मैं थोड़ा वीडियो को रोक कर आऊं। तो यहाँ पे मैंने अभी इसका समतापी प्रसार का ये बताया गैस के द्वारा किया गया कार्य, तो ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद अब मैं जा रहा हूँ किसके साथ, समतापी प्रसार हो गया है, अब आ जाएगा रुद्धोष्म प्रसार। अभी तक क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो ये थोड़ा आप थ्योरी है जो अपनी लैंग्वेज के अंतर्गत मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखाई है, जो मतलब किताबों की भाषा के अंतर्गत मैंने थोड़ा नहीं बताया है, अपनी प्योर हिंदी नहीं है, मारवाड़ी समझ लो आप, मारवाड़ी में सीखना और पसंद ज्यादा करते हैं मुझे पता है। तो अब देखते हैं आगे क्या करेंगे, रुद्धोष्म प्रसार। सेकंड नंबर पॉइंट क्या लगाया मैंने, रुद्धोष्म प्रसार। कौन सा, रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार। तो अब इसके अंदर अब मैंने क्या बताया था कि अब ऊष्मा स्रोत से किसको हटाया जा रहा है, उस सिलेंडर को हटा दिया जा रहा है, और कहां पे लेके जा रहे हैं हम, पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म पर लेके जा रहे हैं। कहां लेके जा रहे हैं, पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म पर हम लेकर जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेंडर को क्या लिखेंगे, सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत, इस चित्र के नीचे आगे ये लैंड थ्योरी लिखनी है, सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत से हटाकर पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। तो आयतन V2 से V3 व दाब P2 से P3 हो जाता है। इसे पीवी वक्र, यहाँ पीवी आरेख बोल सकते हैं, पीवी आरेख में बिंदु C पर का, बिंदु C पर दर्शाया गया है। बिंदु C पर दर्शाया, कहां पर दर्शाया है, P3 V3, क्या आया, V3 और P3 हो गया, और ताप है T1 से T2 हो गया है। वो भी आप लिख सकते हो, नहीं लिखते तो भी कोई ऐसा बात नहीं है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, गैस के द्वारा किया गया कार्य। अब क्या हो जाएगा, गैस के द्वारा किया गया कार्य। तो अब कार्य क्या हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे W2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, रुद्धोष्म प्रसार हमने ज्ञात किया था। रुद्धोष्म प्रक्रम के अंतर्गत अपना कार्य आया था R/γ-1, कोष्टक के अंदर क्या आया था, T1 - T2। आप पीछे के वीडियो भाग देखना अवश्य पसंद करिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। ये रुद्धोष्म प्रसार का मैंने जब डेरिवेशन कराया है उसके अंदर मैंने बताया था, ये आया था। कहां से आया था, तो PV की पावर γ कांस्टेंट को हमने किसी समीकरण में रखा था, और हमारे को ये सिद्ध होकर लास्ट में ये मिला था। तो इसका ध्यान में रखिएगा, ये समीकरण नंबर है 2। तो इसी प्रकार से ये 2 समीकरण हो गया है। रुद्धोष्म प्रसार की मैंने ये थ्योरी लिखा थी, और ये इसका कार्य। अब चलेंगे हम समतापी संपीड़न। अब सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। संपीड़न क्या होता है, सिकुड़ना। प्रसार का मतलब हो रहा है आगे से आगे फैल रहा है, संपीड़न मतलब वापस धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए अपन संपीड़न की ओर चलते हैं। तो अब तीसरे नंबर पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बच्चों, तीसरा नंबर पॉइंट है। तीसरे नंबर पॉइंट के अंतर्गत हम क्या दिखाएंगे, जैसे मैंने ये तीसरे नंबर पॉइंट पर लिख लिया, क्या हेडिंग क्या है, समतापी
समतापी संपीड़न। संपीड़न कहां से कहां तक है, तो वो ध्यान में रखिएगा। कहां से कहां तक है, ये है सी से डी तक। सी से आप हर किसी के साथ में ऐसा लिखते रहिएगा। मैंने रुद्धोष्म प्रसार लिखा है, उसके कोष्टक में बी से सी कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समतापी संपीड़न सी से डी तक, ये लिख लिया। अब आगे क्लियर करके मैं इसकी थ्योरी थोड़ा लिखूंगा। अब अपन क्या करेंगे, संपीड़न कब होगा, जब अपन पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म से हटा लेंगे। किसको, सिलेंडर को हटाकर अब कहाँ लेके देंगे, सिंक पर। इधर वाला मैंने बताया था सिंक, अब सिंक पर लेके देंगे। क्या करेंगे, सिंक पर। सिंक पर लेके देंगे तो अब देखते क्या होता है। अब हम इसको थ्योरी के रूप में लिखना है। सिलेंडर को, किसको, सिलेंडर को सिलेंडर को पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म से हटाकर सिंक पर, किस पर, सिंक पर रखा जाता है। तो क्या होता है, अब ये सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सिकुड़ना स्टार्ट होगा, इसका मतलब पिस्टन धीरे धीरे नीचे आएगा। तो दाब में वृद्धि होगी, लेकिन आयतन में क्या होगी, अब कमी हो जाएगी। तो दाब P3 से बढ़कर P4 व आयतन क्या हो जाएगा, V3 से घटकर, क्या, घटकर V4 हो जाता है, जो PV वक्र में, आरेख कह दो, वक्र कह दो, एक ही बात है। इंग्लिश में बोलते हैं वक्र और हिंदी में बोलते हैं आरेख। PV वक्र में बिंदु D पर दर्शाया गया है। तो यहां पर ये हो गया। अब इसके द्वारा हम क्या करेंगे, समतापी संपीड़न के द्वारा हम कार्य ज्ञात करेंगे। तो अब लिखेंगे इसका कार्य। तो लिखते हैं गैसों द्वारा किया गया कार्य। क्या लिखेंगे, गैस द्वारा किया गया कार्य। वहां पे समतापी, इसको W3 ले लेंगे। वहां पे भी क्या हुआ था, समतापी प्रसार, तब Q1 भी लिया था। अब समतापी का संपीड़न हो रहा है, तो इसको अपन Q2 ले सकते हैं। लेकिन रुद्धोष्म को अपन नहीं लेंगे, इसको अपन लेंगे, क्योंकि इसमें ताप में भी परिवर्तन, इसमें ताप नियत है, लेकिन यहाँ पे ताप क्या था, नियत था। इसलिए अपन ने क्या किया है, इसको भी Q2 लिया है। और क्या है, RT log V2/V1 किया था। इसमें क्या करेंगे, ज्यादा कौन है, V4, बट छोटा कौन है, V3। तो अपन क्या लिखेंगे, V4/V3। ये तो अपन लिखेंगे, लेकिन इसको उल्टा करेंगे तो आगे क्या निकालेंगे, माइनस। तो थोड़ा मैं ध्यान रखिएगा, इसको उल्टा कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको आगे के एक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ, W3 = R, ये ताप कितना है, T2 कितना है, T2। तो इसको T2 कर दो, RT2 log। अब नीचे वाले को ऊपर लिख रहा हूँ V3/V4। तो यहाँ पे क्या लगा लिया मैंने, माइनस। एक ही बात है, ध्यान रखिएगा, ये करो चाहे आप ये करो, तो एक ही चीज है। समीकरण नंबर ये कितना हो जाएगा, समतापी संपीड़न कितना हो जाएगा, 3 समीकरण अपन ने बच्चों दे दिया है। अब चौथा समीकरण लास्ट रहा है, उसके बाद में आगे अपन कुल कार्य की जिक्र करेंगे। तो अब देखते हैं समतापी संपीड़न का ये इतनी देरी थ्योरी है और ये किया गया कार्य है। अब अपन चलेंगे रुद्धोष्म संपीड़न, किसकी ओर, रुद्धोष्म संपीड़न की ओर। तो अब ध्यान रखते हैं रुद्धोष्म संपीड़न। दो लास्ट स्टेप है और पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट जाएगा निकाय। चौथा क्या है, रुद्धोष्म संपीड़न। कहां से कहां तक, D से A तक। ये लिख लेना ताकि आपको ध्यान में रहेगा कहां से कहां जा रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, सिंक से हटाकर वापस कहां पर आ जाएंगे, पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म पर लेके आ जाएंगे। तो उसको अब थ्योरी के रूप में लिखना है। मैं थोड़ा पेन यहाँ पे रख लेता हूं। क्या लिखना है, सिलेंडर को, अब क्या लिखेंगे, सिलेंडर को सिंक से हटाएंगे। कहां से, सिलेंडर को
सिंक से हटाकर पुनः पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। ये इतना लिख लिया। अब ध्यान रखिए, इसको अपन पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म पे तो रख लिया। अब क्या कहेंगे, तो इसका दाब P4 से बढ़कर P1 तथा आयतन V1 क्या V4 से घटकर क्या हो जाएगा, V1 हो जाता है। तो इसे पीवी आरेख या पीवी वक्र बोल दो। पीवी वक्र में कहां पर दर्शाया, बिंदु कहां पर दर्शाया है, ए पर दर्शाया है। अब क्या करेंगे, ये रुद्धोष्म संपीड़न, इसमें गैसों द्वारा किया गया कार्य, तो वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W4 इक्वल आ जाएगा। अपने अंदर रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य क्या आता था, R/γ-1 पोस्ट में क्या आता था, वहां पे ताप क्या था, T1 से T2 जा रहा था। अब कहां जा रहा है, T2 से T1 जा रहा है। कहां से कहां तक, T2 से T1 जा रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको इसके अंदर माइनस कॉमन ले लेंगे तो W4 हमारे को क्या मिल जाएगा, ये ले लिया माइनस कॉमन, तो R/γ-1 तो एज इट इज है। अब वो माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा कॉमन लेने पर, और ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। माइनस कॉमन लेना आपको आता है, आप 11th क्लास में आ चुके हैं, अब आपको पता ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, W4 कार्य। ये समीकरण नंबर 4। अब इन 4 समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, कुल कार्य। इस चित्र को अपन मिटाएंगे नहीं, अभी भी इस चित्र का जिक्र कहीं ना कहीं और है बीच में, तो डेरिवेशन पूरा होने के बाद अपन चित्र को मिटा देंगे। तो अब थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, इसके अंतर्गत इसको भी मिटा देते हैं। अब कुल कार्य क्या क्या करेंगे बच्चों, कुल कार्य लाइन खींच लेते हैं। अब लिखते हैं कुल कार्य, गैसों द्वारा किया गया कुल कार्य। तो अब कुल कार्य क्या आ जाएगा, W बराबर, चारों समीकरण को जोड़ना है, क्या करना है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, चारों समीकरण को जोड़ दो, जो आता है वो लिखना है। W बराबर क्या आएगा, W1 क्या था, RT1 log V2/V1 प्लस W2 क्या था, R/γ-1 T1 माइनस T2, ये था किसका, W2 का। W3 क्या था, प्लस माइनस माइनस, लेकिन क्या था, RT2 log V3/V4, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और क्या है, W4 क्या था, R/γ-1 क्या है, कोष्टक में T1 माइनस T2। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का, R/γ-1 T1 माइनस T2, R/γ-1 T1 T2 कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो पीछे क्या बचता है वो ध्यान में रखिएगा। तो W बराबर होता है RT1 log V2/V1, ये माइनस RT2 log V3/V4। अब ये अपने को एक समीकरण मिला है, इस समीकरण के अंतर्गत अपने को क्या करना है, V2/V1 और V3/V4 को बराबर करना है। कहां से करेंगे, तो वो अब थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समीकरण को देते हैं समीकरण नंबर 5। 4 समीकरण अपन दे चुके हैं, कुल कार्य ज्ञात किया, यहाँ पर ये आया, आगे अपन धीरे धीरे कर रहे हैं। तो अपन क्या था, एक होता है PV की पावर गामा इक्वल होता है कांस्टेंट, ये अपन ने कहा
जिक्र किया था जब रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात किया था, तो हमने इसका जिक्र किया था। एक होता है क्या, P नहीं होता, एक होता है T V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक होता है ये समीकरण। इस समीकरण का अपन अभी जिक्र करेंगे और ये जिक्र हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, ध्यान रखिए। अभी इसको अपन हल फिलहाल नहीं लेंगे। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को अपन क्या कह सकते हैं, तो मैं पहले एक लाइन लिख सकता हूं। ये किसमें अपन ने देखा था, रुद्धोष्म प्रक्रम में। कहां पे, तो अपन देखेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम। कहां से कहा है, रुद्धोष्म बी से सी। पहला यहां से स्टार्ट हो रहा है बी टू बी से सी तक, ठीक है, ये बी से सी तक। अब इसमें देखते क्या है, पी नहीं है, पहले अपन इसको लेंगे टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। इस समीकरण को अपन लेकर चलेंगे। ये टी है, प्लस नहीं है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो आगे टी वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर टी वी की पावर गामा माइनस 1 कितनी बार भी ले सकते हैं। तो अब लिख लेते हैं टी वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर टी v की पावर गामा माइनस 1। आगे ऐसे डॉट 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 करके कितनी बार भी लिख सकते हैं। अपन कहां जा रहे हैं, b से c। तो पहले b पर देखते हैं, b पर कितना है, t का मान है t1, तो ये कर लो कितना t1। v का मान कितना है v2, ये लो v2। c पर जा रहे, अब c की और t का मान है t2, ये लो t2। v का मान है v3, ये लो v3, ये बड़ा। अब इसको देखो, t2 को t1 के बट्टे में लेके आ जाते हैं, t1 बटा T2, और इस V2 को उसके बट्टे में लेके जाते हैं। V3 की पावर क्या है, गामा माइनस 1, ये पड़ा, और V2 की भी पावर क्या है, गामा माइनस 1। ये हमारे को क्या आया, एक समीकरण आया T1 बटा T2 के बराबर में। इस समीकरण को लेते हैं समीकरण नंबर 6। ये आ गया। अब इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम। कहां से कहा, एक और हो रहा है, कहां पर हो रहा है, ये D से A, मतलब प्रक्रम के बारे में बात की, प्रसार और संपीड़न के बारे में नहीं था। रुद्धोष्म प्रक्रम एक तो B से C हो गया, अब D से A की ओर हो रहा है, तो अब इसकी जिक्र करेंगे D से A की ओर। तो मैं लिख लेता हूं रुद्धोष्म प्रक्रम D से A तक। कहां तक, A तक, D से A तक। तो इसको अपन अब जिक्र करेंगे, तो चलते हैं। क्या है, T v की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कितनी बार भी ले सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं पहले d पर कितना है, t का मान t2, v का मान है v4। अब a पर जाएंगे, a पर कितना है, t का t1, v का है v1। अब इसको ध्यान में रखिएगा, इस t2 को उस t1 के बट्टे में लेके जाऊंगा, तभी तो t1 बटा t2 आपस में तुलना करेंगे। तो इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं और उधर वाले को इधर लेके आ रहा हूं। तो अब ध्यान रखिएगा, क्या लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं v4 की पावर गामा माइनस 1, ये पड़ा, v1 इसके बटे में आ जाएगा, v1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर क्या है, t1 तो उधर पड़ा है, ये t2 उसके बटे में चला जाएगा। ये आया, इधर ये आया था। अब ध्यान रखिएगा, अब देखो ये समीकरण नंबर है 6, ये समीकरण था, ये समीकरण 6 है, तो ये समीकरण नंबर कितना है, 7 है। अब इन दोनों की तुलना करेंगे, ये भी t1 बटा t2, ये भी t1 बटा t2, इन दोनों की तुलना करेंगे। अब इस चित्र को मिटा देंगे, अपना जिक्र यहीं पे समाप्त हो जाता है। इस चित्र का अपने को लेना देना खत्म हो जाता है, ताकि आप चित्र का एग्जाम तक आपको याद रखना है, लेकिन मेरा काम यहाँ तक खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे को तो याद हो ही जाता है लिखने के बाद में। तो अपन इसको भी मिटा देते हैं, ऊपर वाले हिस्से को, ये हिस्सा भी मिटा देते हैं और वापस फटाफट इसका जिक्र करते हैं। अब ये कार्नो इंजन हेडिंग मिटा दी है, लेकिन आप ध्यान रखना कार्नो इंजन का जिक्र चल रहा है अभी तक। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक कार्नो इंजन ही चलेगा। ये क्या था, गामा माइनस 1, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अपन समीकरण 6 व 7 की तुलना क्या लिखेंगे, समीकरण 6 व 7 की तुलना करें। क्या करेंगे, तुलना करें। तो तुलना करने पर क्या देगा, t1 बटा t2 की जगह मैं एक ये ले लूं, आमने सामने ले लूं, इसको और इसको, हो जाएगा v3 की पावर गामा माइनस 1 बटे में v2 की पावर गामा माइनस 1 बराबर क्या है, v4 की पावर गामा माइनस 1 बटे में क्या है, v1 की पावर गामा माइनस 1। ये आ गया हमारा। अब अपने को क्या करना है, v4 को इसके बटे में लेके आना है और v2 को उधर लेके जाना है, ताकि आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। अब लिखते हैं इसको, v3 की पावर क्या हो जाएगी, गामा माइनस
1, ये V4 इसके बट्टे में आ जाएगा, V4 की पावर गामा माइनस 1। अब इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा V2 की पावर गामा माइनस 1 बट्टे में आ जाएगा V1 की पावर गामा माइनस 1, इसकी पावर गामा माइनस 1, इसकी पावर गामा माइनस 1, तो होल कर दो। V3 की पावर V3 बटा V4 की होल पावर क्या हो जाएगी गामा माइनस 1, इसका भी क्या हो जाएगा होल पावर V2 अपॉन V1 की होल पावर गामा माइनस 1। तो ये हो गया हमारा इसका चित्र। अब अपन चलेंगे लॉग लेंगे, क्या लेंगे लॉग, क्या लेंगे लॉग लेंगे। तो इसको लॉग लेते हैं, पहले देखते हैं लॉग में क्या आता है। लॉग दोनों तरफ लेंगे, लॉग लेने पर ये लॉग ले लिया, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये घात है वो आगे आ जाती है, क्या हो जाती है गामा माइनस 1 आगे आ गई, लॉग V3 अपॉन V4 ऐसा कैसा पड़ा है, ये क्या हो जाएगा इसकी भी घात आगे आ जाएगी गामा माइनस 1 लॉग क्या है V2 अपॉन V1। गामा माइनस 1 से गामा माइनस 1 उड़ा दो, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करना जरूरी है। तो लॉग V3 अपॉन V4 ये बचा इधर, उधर क्या बचा लॉग V2 अपॉन V1। यही तो अपने को बराबर करना था। थोड़ा वीडियो पीछे लेके देख लीजिएगा, समीकरण नंबर 5 दिया है उसके अंदर इसको ही तो बराबर करना है। समीकरण 6 और 7 की तुलना होगी, ये समीकरण कितना दे दिया 8। अब समीकरण नंबर 5 को मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा। W बराबर वहां पे क्या आया था, वहां पे W बराबर में आया था जो था R T1 log V2 अपॉन V1 माइनस R T2 log V3 अपॉन V4। यही था समीकरण, समीकरण नंबर 5। इस समीकरण के अंतर्गत V3 बटा V4 की जगह यहाँ तो V2 अपॉन V1 log V2 अपॉन V1 ये रख दो, यहाँ फिर log V2 अपॉन V1 की जगह log V3 अपॉन V4 रख लो। तो दोनों में एक ही बात है, कहीं पे भी रखो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस log V3 अपॉन V4 की जगह क्या ले रहा हूँ, इस पूरी की जगह क्या ले रहा हूँ log V2 अपॉन V1 R T1 V2 अपॉन V1 माइनस R T2 log V2 अपॉन V1। तो W बराबर क्या आया R T1 log V2 अपॉन V1 माइनस R T2 log V2 अपॉन V1। अब देखते हैं इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये हमारे को मिल गया है W, इस W में अपन जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, R उसमें भी कॉमन है, इसमें भी log V2 अपॉन V1 कॉमन आ गए। क्वेश्चन में क्या बचा, यहाँ से बचा T1 उधर से बचा T2। ये हो जाता है समीकरण नंबर कितना, ये हमारे को कार्य ज्ञात हुआ, समीकरण नंबर कितना 8 ये बड़ा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 9। तो बच्चों ध्यान रखिएगा ये समीकरण नंबर 9 कार्य हमारे को प्राप्त हुआ है। जबकि हम जानते हैं क्या, जब मैंने इसका जस्ट पहले वाला भाग मतलब भाग नंबर 5 कराया था ऊष्मा गतिकी का, तो उसके अंतर्गत मतलब ऊष्मा इंजन और दक्षता गुणा के बारे में थोड़ी बहुत जिक्र की थी, जहां पर नीटा बराबर मैंने बताया था ये क्या होता है कि किसी भी निकाय में किया गया कार्य क्या होता है W, और उसमें अवशोषित ऊष्मा क्या हो जाएगी Q1। मतलब यहाँ पे Q1 भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो बटे में W अपॉन W1 भी लिख सकते हो, एक ही चीज है। तो W क्या आया R log V2 अपॉन V1 कोष्टक में क्या आया T1 माइनस T2 ये आया, बट्टे में क्या है Q1। Q1 मतलब प्रारंभिक में इसका जो प्रारंभिक के अंदर कार्य आया था, मतलब प्रथम अपने कहां से किया समतापी प्रसार, समतापी प्रसार के अंदर अपना कार्य क्या आया था R T1, वहां पे ताप कितना था T1, और आया था log V2 अपॉन V1 जो समीकरण नंबर 1 के अंदर आप देख लीजिए, log V2 से log V2 अपॉन V1 कैंसिल, R से R कैंसिल, आएगा क्या नीटा बराबर आया T1 माइनस T2, ये T1 माइनस T2 बटे में क्या है T1। तो नीटा बराबर हमारे को क्या सिद्ध हो गया, T1 में T1 का भाग दे दो, अलग कर दो, 1 T2 में T1 का भाग दे दो। तो ये हमारे को जो प्राप्त हुआ है बच्चों ये है दक्षता, क्या है कार्नो इंजन की दक्षता। तो जो हमें सिद्ध करना है, अगर आप यहीं पे समाप्त करते हो तो ये भी सही है, दोनों आंसर ये क्या है कार्नो इंजन की दक्षता।
तो अब अपन चलेंगे प्रशीतक, जो घरों में क्या यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर। तो ये देख लो कार्नो इंजन का ये डेरिवेशन है, आप इजीली से आप इसे याद कर सकते हो। मैंने एक अपनी सैंपल लैंग्वेज के अंदर आपको बताया है ताकि आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको रिटन नोट्स है वो भी आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा। कमेंट के अंदर आप एक बार बोल देना कि मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया है, उसका फोटो है वो मैं व्हाट्सएप से ले लूंगा और वहां का पेज आपको पूरा कार्नो इंजन के चक्कर का पूरा आपको, क्योंकि मुझे पता है आपको डाउट थोड़े बहुत क्लियर हुए, थोड़ा बहुत आपका डाउट रहा होगा कहीं ना कहीं। सभी तो गलतियां एकदम क्लियर हो नहीं सकती है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन में तो पूरी क्लियर हो जाती है, ऑनलाइन में नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर क्या है, अब हेडिंग है प्रशीतक। प्रशीतक ये फिजिक्स की भाषा में कहते हैं प्रशीतक, और घरों में यूज करते हैं क्या, इसको क्या कहते हैं अपन, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर ये बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अपन घर में क्या कहते हैं, फ्रिज। तो बच्चों फ्रिज अपन यूज तो करते हैं लेकिन उसका अपन को पता नहीं है कि ऊष्मा का प्रवाह होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। किसकी ओर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। जबकि जो प्रशीतक है, कौन, ये प्रशीतक है, कौन है, इस प्रशीतक, ये प्रशीतक हमारा ऐसा काम करता है जो कि कार्यकारी, ये क्या करता है, कोई गैस है कार्यकारी पदार्थ, ये कार्यकारी पदार्थ की ऊष्मा क्या करेगा, कार्यकारी पदार्थ की ऊष्मा को कहां से कहां तक करेगा, निम्न ताप से। ये क्या करेगा, ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप से उच्च ताप की, और ये क्या करेगा, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित करता है। किसी कार्यकारी पदार्थ, क्या है, कार्यकारी पदार्थ कोष्ठक में लिखा जाता है, आदर्श गैस की ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित करता है। क्या करता है, ये ऐसे करता है, इसका कार्य उल्टा चलता है। जबकि ये रेफ्रिजरेटर के अंदर एक नीचे गैस का सेल लगा हुआ होता है, इसके अंदर अपन गैस भरवाते हैं। आप आमजन भाषा में अपन जानते हैं गैस किसके अंदर भरवाते हैं, नीचे लगा हुआ होता है, इतना ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, उसके अंदर गैस भरी जाती है, जो कि क्या करती है, अपने फ्रिज के अंदर तापमान हीट करती है, ठंडा करती है, और बंद करने पर वो गर्म कर देती है। तो इसी प्रकार से ये फिजिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं प्रशीतक। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, प्रशीतक का कार्य गुणांक। क्या क्या करेंगे, प्रशीतक का कार्य गुणांक, प्रशीतक का कार्य गुणांक। कौन सा गुणांक, कार्य गुणांक। तो अब प्रशीतक का कार्य गुणांक ज्ञात कहां से करेंगे, इसको अपन नोट करते हैं किससे, बीटा से। ये ध्यान रखना, प्रशीतक का कार्य गुणांक किससे नोट किया जाता है, बीटा से। तो अब बीटा से नोट तो करते हैं लेकिन ये दक्षता गुणांक का उल्टा है। दक्षता गुणांक किसका है, वो कार्नो इंजन का है। तो इसको बीटा से नोट तो करते हैं लेकिन ये उल्टा हो जाता है, Q2 बटे में क्या हो जाएगा, W। उसमें होता था W बटा Q1 प्रारंभिक ऊष्मा थी, इसमें है अंतिम ऊष्मा को लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, Q2 तो एज इट इज पड़ा है, और W को अपने वहां पे भी खोला था जब ऊष्मा इंजन पढ़ाया था, तो क्या लिखाया था, Q1 माइनस Q2। क्या लिखाया था, Q1 माइनस Q2। ये इसको खोला है बीटा को, तो इसी प्रकार से इसको इसी रूप में भी लिख सकते थे, T2 बटे में T1 माइनस T2। तो भी एक बात है। तो ये हमारे को क्या मिला, इसका दक्षता गुणांक। किसका दक्षता गुणांक है बच्चों, प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर का दक्षता गुणांक हमारे को प्राप्त होता है। तो अब अपन जिक्र करेंगे किसकी, बीटा और नीटा, मतलब दक्षता गुणांक और प्रशीतक का कार्य गुणांक बीटा में संबंध। जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद इस चैप्टर को अपन समाप्त करेंगे और विराम दे देंगे। तो अब हेडिंग लगा लेंगे क्या, दक्षता गुणांक और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षता। दक्षता को अपन नोट करते हैं नीटा से, वह प्रशीतक का कार्य गुणांक बीटा में संबंध। क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। मतलब नीटा और बीटा में क्या संबंध है वो हमारे को बताना है। वो कहां से आएगा, जो कि यहां से आएगा। तो अपन देखते हैं, अभी अपने हम जानते हैं कि अभी हम किसका कार्य गुणांक, प्रशीतक का कार्य गुणांक क्या आया था, T2 अपॉन
T1 माइनस T2 ये आया था। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसमें भी +1 कर दे और इसमें भी +1 कर दे। तो कर देते क्या होता है देखते हैं आगे। ये बीटा, इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दो, T2 बटे में T1 माइनस T2, इसमें एक जोड़ दो। जोड़ेंगे तो इसको क्या करेंगे, लसब ले लो, बीटा +1 बराबर आ जाएगा T2 बटे में क्या है, टोटल में लसब ले लिया क्या, T1 माइनस T2। ये तो T2 आ गया, यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, ये पूरा ऊपर आ जाएगा T1 माइनस T2। यहाँ पे लसब ले लो, बटे में करके आपको पता चल जाएगा ये कैसे आया। T2 से T2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। T2 से T2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या आया, बीटा +1 बराबर क्या आया, T1 बटे में क्या आया, T1 माइनस T2। ये हमारे को मिला है बीटा +1। इसको उल्टा कर दो, कैसा करना है, उल्टा, एकदम पूरा उल्टा कर देना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इसके बटे में ये, इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ 1 बीटा +1। इसको उल्टा करके लिख सकते हैं T1 माइनस T2 बटे में T1। इसको वापस उल्टा करेंगे तो वो की वो बात हो जाएगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अपन को सिद्ध करना है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको देखते हैं 1 बीटा +1, इसको उल्टा कर दिया। अब इसको देखो ये क्या है, इसको अपन काटो, एक बार T1 इसके बटे में लो, एक बार T1 इसके बटे में लो, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस T2 बटा T1। तो 1 माइनस T2 बटा T1 क्या था, जो हमारे को मिला था क्या, नीटा। क्या मिला था, ये n लिखा दिख रहा है आपको, मैं नीटा लिख देता हूँ। ये क्या है, नीटा। इसको गणित की भाषा में तो ईटा बोलते हैं, लेकिन मैं इसको नीटा कहता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब वापस मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो वापस हमारे को वो की वो पोजीशन मिल जाएगी। तो इसको क्या लिख लेंगे, बीटा +1 बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, उसको उल्टा कर देंगे वापस साथ में, तो क्या होगा 1 ईटा। अब इस +1 को उधर भेज दे देंगे तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 नीटा माइनस 1। अब इसका लसब ले लो, क्या आ जाएगा, ये नीटा और 1 माइनस नीटा। तो बीटा बराबर हमारे को क्या मिला, 1 माइनस नीटा बटे में क्या है, नीटा। ये है क्या, प्रसिद्ध का कार्य गुणक, और ये है कार्नो इंजन की दक्षता जो हमारे को मिली। यही तो हमारा संबंध है, इसे हम क्या कहेंगे, हेंस प्रूफ। तो ये हमारे को सिद्ध करना था। आज का हमारा टॉपिक ऊष्मागतिकी चैप्टर के साथ यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है। तो आपके आगे हमारे जो आगे अध्याय है 12 आपने अभी कर दिया है, तो आगे का अध्याय हम जब भी जिक्र करेंगे और जो इसके आगे वाले भाग नंबर 1 से वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे वाले भाग को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल का नाम है खाटू श्याम क्लासेस 07। इस चैनल को जितना हो सके फ्री में बच्चे की हेल्प हो सके उस तक इसको वीडियो को प्रोवाइड कराएं, ताकि वो लगातार क्लासें भी देख सके। इस वीडियो के अंत में मैं फर्स्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा, ताकि आपको क्या है, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप फर्स्ट वीडियो वापस देख सकते हो। और मतलब इसका पहला भाग, ऊष्मागतिकी का पहला भाग वापस इसके साथ मैं अटेंड कर दूंगा। लास्ट में वीडियो खत्म होने से थोड़ा पहले इसको मैं वहां पे डाल दूंगा। तो ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।